हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के चैप्टर में आज मैं आपको बता रहा हूँ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और चुंबकीय क्षेत्र में समान वेग से गति करती हुई चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। दो टॉपिक आज ले रहा हूँ मैं आपको। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आपने इससे पहले भी फ्लेमिंग के नियम पढ़े हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेकिन दाएं हाथ के नियम में क्या है? हथेली का नियम कहलाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम, इसके हम फ्लेमिंग्स पाम रूल कहते हैं ना। और दूसरा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो वो जो दो रूल हैं वो चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए होते हैं, यानी लॉरेंज बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए होते हैं। लेकिन ये जो नियम है यहाँ पर, इसके दाएं हाथ का नियम, ये प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए है। को जब कोई चालक और कहना चाहिए कि जब किसी बंद परिपथ में संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, ये ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने ये नियम दिया था। यदि दाएं हाथ के अंगूठे पहली उंगली तथा मध्य उंगली तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की वेग की दिशा तथा पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हों तो चालक में प्रेरित धारा
की दिशा मध्य उंगली की दिशा में होगी। तो यानी कि इस नियम का उपयोग ये है कि इससे हम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। इस नियम की सहायता से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो अपने इस तरीके से है ये नियम, ये आप देखो इस तरीके से ना, ये तीनों ही, ये इसकी पहली उंगली, ये अंगूठा और ये मध्यमा, ये तीनों ही एक दूसरे के लंबवत हैं। अब इसमें जो अंगूठा है वो वेग की दिशा होनी चाहिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होनी चाहिए। तो ये जो मध्यमा होती है या मध्य की उंगली होती है, ये प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं चित्र में, इस तरीके से। ये तो ये तो क्या है इसमें, ये है इसमें वेग v, तो ये है, और यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र b। तो ये जो होगी ना, ये होगी प्रेरित धारा I। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रेरित धारा जो होती है सदैव चालक के वेग और उसकी चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। प्रेरित धारा की दिशा वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र b दोनों के लंबवत होती है। तो जैसे अपना ये नियम है, तो ये तीनों उंगलियां परस्पर लंबवत हैं, ये वेग की दिशा है, ये अंगूठा वेग की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये प्रेरित धारा की दिशा। तो आप देख रहे हैं कि प्रेरित जो धारा है उसकी दिशा जो है इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है। तो वेग के भी लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है जो ये। तो यानी कि जो चालक में जो प्रेरित धारा होती है वो उसकी लंबाई के समांतर कभी नहीं होती, बल्कि उसके परपेंडिकुलर होगी जो है। तो ये है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। समचुंबकीय क्षेत्र में समान वेग से गति करती चालक क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल
इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए मूविंग कंडक्टिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं पहले आपको यहाँ पर डायरेक्शंस बता देता हूँ इसके अंदर, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये x, ये y और ये z। x दिशा में सदिश i, y दिशा में सदिश j और k दिशा में सदिश k। तो यानी इस तरीके से ये, इस तरीके से। तो अब इसमें i क्या है, ब्लैक बोर्ड की लंबाई, j क्या है, ब्लैक बोर्ड की चौड़ाई, और k क्या है, ब्लैक बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ k की दिशा, क्योंकि k इन दोनों के लंबवत है, x और y के। अब हम लेते हैं यहाँ पर एक चालक छड़। ये एक चालक छड़ है, ये है P और ये है इसका Q। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से। ये इसका चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र इस समय क्या है, ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है भैया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी चालक छड़ है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम सभी जानते हैं जो ये। और जब चालक छड़ इधर की तरफ गति कर रही है भैया, इधर की तरफ, ये है इसका वेग v, यानी x दिशा की तरफ गति कर रही है। चालक छड़ की लंबाई हम इसमें l मान लेते हैं, ये इसकी लंबाई है l। तो मान लेते हैं, माना चालक छड़ PQ की लंबाई इक्वल टू l। समचुंबकीय क्षेत्र इक्वल टू B, जो तल के लंबवत अंदर की ओर होता है। इसका मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा इस K के जस्ट अपोजिट, Z डायरेक्शन इस तरीके से यूँ, तो अब यूँ लेंगे इस तरीके से, तो ये Z के ठीक विपरीत हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो K सदिश है इसके ठीक विपरीत दिशा के अंदर होगी। अब आप देख रहे हैं कि चालक का वेग जो है वो चालक की लंबाई के लंबवत है, ये इसकी लंबाई है, और ऐसे ये मूव कर रहा है इसमें। तो ये PQ का वेग, ये हमने B मान लिया, जो x अक्ष की दिशा में है, यानी कि जो चालक का वेग है वो x दिशा के अंदर है। चालक छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र B
के कारण इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल Fm कार्य करता है। तो ये बल कितना होगा? इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऋणावेशित कण होता है जो, तो Fm इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी, और ये इक्वल टू माइनस ई वी 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 आई क्रॉस के, विधेय माइनस साइन, क्योंकि बी की दिशा है वो के जस्ट विपरीत है, इसलिए हमने यहां पर माइनस साइन लगाया। अब आई क्रॉस के माइनस जे होता है, आई क्रॉस के माइनस जे, और ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, तो फिर भी यहाँ पर माइनस ही बचेगा, तो ये रह जाएगा आपका माइनस ई वी वी जे, ये इक्वल टू एफ एम। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल कार्य कर रहे हैं वो जे की विपरीत दिशा में, यानी ये जे है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन पर ये इसके ठीक विपरीत, यानी कि ये चालक की जो इसकी ये चौड़ाई है इसके ठीक नीचे की तरफ। तो ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर ये जो बल काम कर रहा है वो इस तरीके से है, ये है एफ एम। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही ये बल काम करेगा इलेक्ट्रॉन में अपवहन होना शुरू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चालक के पी सिरे से क्यू सिरे की ओर गति करना आरंभ कर देंगे। इसके कारण क्या होगा कि पी सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी और क्यू सिरे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो पी सिरा धनावेशित होगा और क्यू सिरा ऋणावेशित होगा। इससे चालक के अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र के कारण भी इन इलेक्ट्रॉनों पर बल कार्य करेगा जो ये मिटना चाहिए था। मैं एक बार फिर से इसका ये चित्र बना देता हूँ। ये चुंबकीय क्षेत्र भी, ये चालक का वेग, और जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था ये इलेक्ट्रॉन और इस पर ये बल एफ है। तो बल एफ एम, ये इसका सिरा पी और ये सिरा क्यू। बल एफ एम के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवहन
चालक के पी सिरे से क्यू सिरे की ओर होगा, जिससे पी सिरा धनावेशित तथा क्यू सिरा ऋणावेशित हो जाता है। तो यानी क्या होगा, ये सिरा तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव और ये सिरा हो जाएगा इसका नेगेटिव। चालक में विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल कार्य करेगा। तो अब इसमें ये P से Q की तरफ है, यानी जो मैंने आपको J जो इसमें दिखाया था, J की ठीक विपरीत दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल Fe इक्वल टू माइनस ई और ये माइनस J दिशा के अंदर। क्योंकि ये जो J दिशा ठीक ऊपर की तरफ थी और इसमें ठीक ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो बल हो जाएगा प्लस E J। इसका मतलब यह है कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत बल काम करेगा वो ठीक इस चुंबकीय बल के विपरीत होगा। तो अब इस पर ये बल काम करेगा इस तरीके से, ये है इसका Fe। बल Fe चुंबकीय बल Fm के विपरीत कार्य करता है, जो इलेक्ट्रॉन के अपवहन को रोकता है। यानी क्या होगा, एक बल के कारण तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आना चाहते हैं, दूसरे बल के कारण इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं। तो क्या होगा कि दोनों ही बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे, इसलिए जो विद्युत बल होगा वो इलेक्ट्रॉन के अपवहन को रोकने का प्रयास करेगा। परिणाम ये होगा कि संतुलन अवस्था आ जाएगी जब इन दोनों बलों का मान बराबर होगा। साम्यावस्था में Fm तथा
Fe का परिणामी शून्य होता है, शून्य होगा तथा इलेक्ट्रॉन का अपवहन बंद हो जाएगा। इसी स्थिति में चालक क्षण में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो अब इसका मतलब ये हो गया, इन दोनों बलों को हम बराबर कर दें। सो Fe इक्वल टू Fm। सो Fe का मतलब है इसमें आपका ये E J इक्वल टू माइनस EVB J। तो E और J दोनों साइड से इसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो ये और अपने पास बचेगा E इक्वल टू माइनस VB। अगर इसको हम सदिश रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू माइनस V क्रॉस V। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू E इंटू एल, जैसा कि अपना फॉर्मूला होता है इसके अंदर, तो ये इक्वल टू माइनस VBL, ये इक्वल टू E। और इसका अगर हम परिमाण व्यक्त करें तो ये इक्वल टू VBL, माइनस चिन्ह को इसमें से ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर, तो ये और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है E इक्वल टू माइनस V क्रॉस B डॉट L। L की दिशा जो होती है वो J दिशा के अंदर इसकी होगी, यानी कि इन दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों की लंबवत होती है जो ये, तो इसको हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चालक के वेग पर डिपेंड करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करता है और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। अतः गति करते चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल चालक के वेग, चुंबकीय क्षेत्र तथा लंबाई तीनों पर निर्भर करता है। तो यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू V, E प्रोपोर्शनल टू B और E प्रोपोर्शनल टू L, तीनों के समानुपाती होता है। इन तीनों में से कोई भी अगर इसमें ज़्यादा होता है तो विद्युत वाहक प्रेरित सबसे ज़्यादा होगा इसके अंदर से। इसका मतलब ये है कि
समचुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करते हुए चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम प्राप्त करने के लिए चालक का वेग भी ज़्यादा होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा होना चाहिए और चालक की लंबाई भी अधिक होनी चाहिए। अब आपने ये जो फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि किन किन अवस्थाओं में विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। निम्न परिस्थितियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होता है। ये कौन कौन सी हैं? V पैरेलल B, जब चालक का वेग चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, V पैरेलल L, चालक का वेग उसकी लंबाई के समांतर हो, और B पैरेलल L, चालक की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। अगर इनमें से कोई भी स्थिति सेटिस्फाइड हो जाती है तो चालक में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में विद्युत वाहक बल का मान शून्य होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत वाहक बल तभी प्रेरित होता है जबकि चालक का वेग, उसकी लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र तीनों ही परस्पर लंबवत हों इसके अंदर। इसी स्थिति में इसमें विद्युत वाहक बल का मान प्रेरित हो जाता है। अब देखो इसका सीधा सा हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके दो घटक होते हैं, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल घटक होता है और एक इसका वर्टिकल घटक। वर्टिकल जो होता है वो ठीक नीचे की तरफ होता है, हॉरिजॉन्टल इस तरह से होता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर। अब मान लो कि कोई ट्रेन नॉर्थ टू साउथ गति कर रही है, तो क्या उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होना चाहिए? जब नॉर्थ टू साउथ जाती है तो वो वर्टिकल कंपोनेंट को काटती है, तो इस समय उसकी जो लंबाई होती है, लेकिन उसकी लंबाई और वेग दोनों ही एक ही दिशा के अंदर है, इसलिए इसमें कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। लेकिन अगर यही ट्रेन पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि जितने भी एरोप्लेन हैं, जितने भी व्हीकल हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करते हैं, तो इन सब में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। लेकिन होता तभी है जबकि V और B ये दोनों और इसकी लंबाई तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगे। अब इसमें क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, तो इससे क्या हमें अनुभव होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, अगर ये प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें अनुभव होता तो क्या होता? इससे हम इंजन को चला सकते थे। आज हम इतने फ्यूल की क्राइसिस के अंदर हैं, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है, तो सबके लिए क्या है? फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से ही इतना विद्युत वाहक बल प्राप्त कर लें कि वो इंजन को ड्राइव कर सके, तो फिर हमें फ्यूल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बहुत कम होता है, 10⁻⁴ टेस्ला के ऑर्डर का होता है। आप सोच सकते हैं कि एक ट्रेन की स्पीड कितनी हो सकती है, एक ट्रेन की लंबाई कितनी हो सकती है, एक व्हीकल की लंबाई कितनी हो सकती है, कितनी उसकी स्पीड हो सकती है। यानी कि उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट का भी प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि जितने भी व्हीकल वगैरह जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को काटते हैं उनमें विद्युत वाहक बल हमें महसूस नहीं होता। दूसरा इसका एक नेगेटिव फैक्ट ये होता कि जो भी उसमें यात्री बैठते हैं ट्रेन के अंदर, उन सबको क्या होता? झटका लगता, बिजली का झटका लगता, तो उसमें यात्रियों को आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिजली जो ट्रेन होती है वो सामान्यतः लोहे की बनी होती है, तो जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वो उसके एक्सल के बीच में होता है। अब एक्सल के बीच में होता है, एक्सल क्या होता है? लंबाई के लंबवत होता है हमेशा जो। तो इस विद्युत वाहक बल से यात्री भी परेशान होते,
लेकिन एक फ्यूल क्राइसिस ज़रूर इससे कम हो जाता है, जो है कि बहुत बड़ी समस्या है। अब उस समय क्या होता है, अगर ट्रेन ही ऐसा होता है तो ट्रेन को हम लोहे की नहीं बनाते, ट्रेन को फिर हम लकड़ी की बनाते या और किसी कुचालक पदार्थ की बनाते, जिससे कि वो आसानी से गति कर सकती, चल सकती हो। यात्रियों को कोई विद्युत का झटका नहीं लगता। तो इसके बेनिफिट भी हैं और इसके लॉसेस भी हैं, जो है। तो इस तरीके से जितने भी व्हीकल है, जो आपका एरोप्लेन होता है, जब वो लैंडिंग करता है या टेक ऑफ करता है तो हमेशा वो वर्टिकल कंपोनेंट को काटता है। जब टेक ऑफ करेगा तो इस तरीके से ऐसे यूँ आता है, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसको काटता है, और जब ऐसे जाता है तब भी वो वर्टिकल कंपोनेंट को काटता है। दोनों स्थितियों के अंदर उसके जो डैन होते हैं, डैन पंख जिसे कहते हैं, पंख, दोनों पंखों के सिरों के बीच में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो आप सोचिए कि उसके अंदर कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो सकता है। लेकिन फिर भी डैन की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो फिर विद्युत वाहक इतना ज़्यादा प्रेरित होता ही नहीं है। तो किसी को कोई अनुभव नहीं होता है, आराम से आते जाते हैं, किसी को कोई बिजली का झटका नहीं लगता है, और व्हीकलों के अंदर आराम से लोग बैठ करके एक स्थान दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो फीविल, पृथ्वी का फीविल मैग्नेटिक फील्ड होना भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसके जो फीविल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए हमें कोई ऐसा अनुभव नहीं होता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स को जो 12th साइंस के अंदर पढ़ते हैं उनको भी भेजें आप इसको, जिससे कि वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।